तो मैंने ये बुक चुनी, H.G. वेल्स के दूसरी जो मेरी एक ऑप्शन था उससे ये मैंने ये चुना, भगत सिंह की वाई एम आई एन एथिस्ट एंड अदर राइटिंग्स। और बड़ा सीधा सा था इसका कारण कि वो किताब मुझसे नहीं पढ़ी जा रही थी। वो बहुत ही पुरानी ज़माने की अंग्रेज़ी थी उसमें लिखी हुई, और उसको पढ़ने में उतनी दिलचस्पी भी नहीं आ रही थी मुझे। और ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको पढूं तो मुझे कुछ ज़्यादा मज़ा आएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। मुझे बहुत मज़ा आया इसे पढ़ने में। पहली बार मैंने किसी के विचार जैसे उसने खुद लिखे हैं वो पढ़े हैं, ना कि किसी ने लिखा, किसी ने समझा और फिर उसको बोला, वैसे नहीं है। तो ये जो भी भगत सिंह ने, श्री भगत सिंह जी जो थे हमारे, इन्होंने जो भी अपने जीवन में लिखा है, और अधिकतर उसमें सिर्फ चिट्ठियां हैं, कुछ संपादकीय एडिटोरियल्स के जवाब हैं, यही सब होता है जो भी इन्होंने लिखा है। और जो इनका केस चले थे इनके ऊपर, सॉन्डर्स का मर्डर केस और असेंबली बॉम्बिंग केस, उसमें जो भी इन्होंने अपनी दलीलें लिखी थी, अपने वकीलों से जो चिट्ठियां लिखी, जो जेल में रहने के दौरान इनकी जो थी अनशन वगैरह इन्होंने की, भूख हड़ताल करी और उसमें डिमांड रखी, उनके जो भी लिखा है वो इन्होंने खुद लिखा है। और वो उसको पढ़ने से हमें एक बात ये पता चलती है कि इनके मन में क्या चल रहा था। ये किसी फिल्म डायरेक्टर का, किसी किसी आ, किसी लेखक का रूपांतरण नहीं है कि भगत सिंह कौन थे या उनके मन में क्या चल रहा था। ये सीधे सीधे भगत सिंह के मन में क्या था उसकी एक परछाई आपको दिखाई देती है। किताब का नाम वाई एम आई एन एथिस्ट एंड अदर राइटिंग्स इसलिए है क्योंकि ये इतनी, वाई एम आई एन एथिस्ट एक पर्टिकुलर इसमें सेक्शन है जो कि इन्होंने एक सवाल के जवाब में इन्होंने लिखा था। और अदर राइटिंग्स में इनकी जाहिर सी बात है, जैसे कि अगर कोई ध्यान दे तो आप बी वेयर, ये ब्यूरोक्रेसी, ब्लड स्प्रिंकल्ड ऑन डे ऑफ होली, बब्बर अकालीज ऑन द क्रूसिफिक्स, तो रेड पैम्फलेट, लेटर टू IG प्रेजेंस पंजाब। अब ये इन्होंने इसीलिए लिखा है कि भाई ऐसा ऐसा है, कुछ कुछ हमें चाहिए, कुछ कुछ मतलब जैसे डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई विल बी प्रोसिक्यूटेड अलॉन्ग विद अदर यंग मैन अरेस्टेड इन सॉन्डर शूटिंग केस, आई हैव बीन शिफ्टेड टू मियाँवाली जेल फ्रॉम दिल्ली द हियरिंग ऑफ दिस केस। अब इसमें अच्छे सहूलतें डिमांड कर रहे हैं ये, हंगर स्ट्राइक डिमांड, पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, उनको पढ़ने का, उनको अखबार और उनकी जानकारी, उनको जिस जिस तरीके का मेहनत वाला हार्ड लेबर जो कैदियों से कहा जाता था करने को, वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स को, राजनीतिक कैदी जो होते हैं उनको मना किया जाए, वो उनके लिए वो छूट होनी चाहिए। तो इस तरीके से डिमांड जो इन्होंने रखी, जो अधिकतर फिल्मों में देखा गया होगा या आप लोगों ने देखा होगा कभी किसी फिल्म में या कभी और किसी जगह, तो वो सब इन्होंने जो भी है इसमें लिख रखा है। इससे हमें ये भी पता चलता है कि भगत सिंह अपने खुद को लेकर क्या सोचते थे और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को लेकर ये क्या सोचते थे, जो कि मुझे बहुत बड़ी बात पता चली इसमें। तो पहले तो कुछ किताब के बारे में ही यही है कि भाई किताब जो है वो भगत सिंह की अपनी लेखनी के ऊपर है, तो कि इसलिए पढ़ना अच्छा भी हो जाता है क्योंकि जो भगत सिंह खुद सोचते थे वो आपको पता चलेगा। पतली सी किताब है, बहुत ज़्यादा इन्होंने लिखा नहीं है। 20 साल की उम्र में जो व्यक्ति फांसी पे चढ़ जाए बेचारा, वो क्या कितना ही लिखेगा, तो फिर भी उसके हिसाब से इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और मैं ये कहूँगा कि जो भी थोड़ा बहुत भी हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं या भगत सिंह में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़ी भी रुचि अगर आप में है इसको लेकर, तो मैं कहूँगा इसको ज़रूर पढ़ें, अवश्य पढ़ने के लिए है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप कुछ छूट रहा है आपसे, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ छूट रही है जो कि जिसकी कमी हो सकता है आपको अपनी जो ज्ञान पूर्ति है उसमें लगे। अब किताब के मेरे जो विचार हैं उसके ऊपर आ जाते हैं। तो मेरी तीन बहुत बड़ी, इसमें मैंने तीन चीज़ें बहुत बड़ी पता करी, और उनमें से सबसे पहला ये था कि भगत सिंह को फांसी इसलिए दी गई कि भगत सिंह जो हैं वो
एक रेवोल्यूशनरी थे। अब आप ये कहेंगे रेवोल्यूशनरी तो थे ही, ये तो कहते ही थे, लेकिन यहाँ पे ये मानना ज़रूरी है कि भगत सिंह रेवोल्यूशनरी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नहीं थे, जो अधिकतर हम लोगों को फिल्मों से पता चलता है। भगत सिंह एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, और जब ये लॉन्ग लिव रेवोल्यूशन बोलते थे, जब ये नारा लगाते थे, तो वो नारा लॉन्ग लिव इनकलाब जिंदाबाद का नारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं था। भारतीय स्वतंत्रता उसका एक छोटा सा हिस्सा थी। ये लड़ रहे थे मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के लिए। भारत में एक मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया, जैसा कि उस समय लेनिन ने वहाँ किया था रशिया में। उसको इन्होंने बहुत बार अपने चिट्ठियों में, पत्रों में लिखा है, हर जगह इन्होंने वो चीज़ डाली है। तो पहली बात तो ये पता चली मुझे कि ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए मूलतः नहीं लड़ रहे थे, ये भारत के इनकलाब के लिए लड़ रहे थे, जिसमें ये भारत की सोसाइटी को ही बदल देना चाहते थे। एक बहुत ही सोशलिस्टिक सोसाइटी बनाना चाहते थे, जिस तरीके का एक्सपेरिमेंट मॉस्को में, रशिया में चल रहा था। दूसरी बात जो मुझे पता चली वो ये थी कि अंग्रेज़ों ने भी इनको इसीलिए मारा कि ये रेवोल्यूशनरी नहीं, ये फ्रीडम फाइटर नहीं थे, ये मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जिनको उस समय में टेररिस्ट मतलब माना जाता था, आतंकवादी, जिसको इन्होंने बार बार रिफ्यूट किया। और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरी हरकतें आपको टेररिस्ट जैसी लगती तो कह दो मुझे टेररिस्ट, लेकिन मैं अपने आप को रेवोल्यूशनरी मानता हूँ। और इन्होंने बार बार बोला है, कई जगह इन्होंने समर्थन किया है इसकी किताब में, अपनी चिट्ठियों में पता चलता है वो चीज़। तो ब्रिटिश सरकार हो सकता है इन्हें उम्र कैद दे देती, पहले इनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उसके बाद हो सकता है इन्हें काला पानी दे दिया जाता, कुछ भी होता, लेकिन ये ज़िंदा रखे जाते। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इनको मारा इसीलिए कि ये जो थे मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाना चाहते थे। तीसरी जो मुझे एक बात इसमें उभर के आई सामने, वो ये है कि भगत सिंह अपनी एज जो थी उसके हिसाब से इनको ये नहीं मालूम था कि सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट रेवोल्यूशन का आखिर क्या हाल होने वाला है। भगत सिंह लेनिन को देख रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि लेनिन के बाद जब स्टालिन आएगा और फिर चीन में माओ आएगा और इधर क्यूबा वगैरह में कास्त्रो और पता नहीं कहाँ कहाँ अलग अलग, वो लोग क्या क्या करते हैं, जो चे गुवेरा जो है, वो लोग किस तरीके का नरसंहार अपनी ही जनता के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये भगत सिंह को नहीं मालूम था। और कहीं ना कहीं भगत सिंह ने एक दो लाइनों में ये भी लिखा है कि मार्क्सिस्ट ये चाहते थे कि हिंदुस्तान के यंग जो लोग हैं वो एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाएं और उसका एक मिलिट्री विंग हो, और उस मिलिट्री विंग के ज़रिए हम सत्ता हथियाएंगे। सत्ता हथियाने के लिए स्टूडेंट सबसे पहली पहल करेंगे, फिर किसान, फिर मज़दूर, और उसके बाद फाइनली जो है वो जो कैपिटलिस्ट मतलब फैक्ट्रियों का जो वर्कर है वो, ये तीन लोग मिल के हमारे देश में तख्ता पलट करेंगे। और तख्ता पलट सिर्फ अंग्रेज़ों का नहीं होगा, अगर सत्ता अंग्रेज़ों से हटके इंसानों मतलब भारतीयों के पास भी चली जाती है, तब भी अगर व्यवस्था वही रहती है तो उस व्यवस्था के का ही तख्ता पलट कर देना है। तो ये चाह रहे थे कि भाई अगर हो सके तो मेरी बलिदान इस काम आए कि भाई पूरी तौर पे एक सोसाइटी बदल जाए, सत्ता जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में चली जाए, कम्युनिस्ट पार्टी फिर अपने हिसाब से जो भी इक्वालिटी जिसे कहते हैं वो लाना चाहे वो लाए, और लेकिन वो हमेशा अपने पास एक मिलिट्री विंग रखे, और जिससे किसी भी तरीके का विद्रोह का दमन किया सके। अब विद्रोह का मतलब भगत सिंह के मायने में ये था कि जो भी इनके विचारों के खिलाफ है वो विद्रोही है। मतलब कहने का आप किसी भी चीज़ का विद्रोह नहीं कर सकते, जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार हमेशा करती है। किसी भी बात का विरोध नहीं किया जा सकता है कम्युनिस्टों के राज में। तो मुझे ऐसा लगा कि ये तीसरा जो पार्ट है जो समझ में आया कि भगत सिंह जो है वो इस तरीके का राज भारत के लिए चाहते थे। और ये बात समझ इनकी हर चिट्ठी में जो लिखी है, ये हर कहीं ना कहीं झलक हर चीज़ में मिलती है। रेवोल्यूशनरी जो थे वो भी अपने, अच्छा इनके ऊपर ये भी अपने ऊपर खुद ये कहते हैं कि मैंने जो मेरी पार्टी है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसमें बहुत से लोग मुझसे इख्तलाफ रखते हैं। ये लोग ये मानते हैं कि मैं जो हूँ वो
बहुत ज़्यादा अपनी बातें मनवाता हूँ लोगों से, लोग जो हैं वो मतलब उनके ऊपर हावी हो जाता हूँ अपने विचारों को लेकर, और कहीं ना कहीं ये सच भी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भारत का उत्थान तभी संभव है जब यहाँ पे एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा। तो ये चीज़, इसमें मुझे 3 बड़ी बातें पता चली। अब बात ये आती है कि भगत सिंह का साथ गांधी ने क्यों नहीं दिया, बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे मैं यही कहूँगा कि गांधी और नेहरू जो नेता थे हमारे, ये लोग अंग्रेज़ों के द्वारा एक प्रेशर वॉल्व की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। जब ये देखते थे अंग्रेज़ की बहुत ज़्यादा उबाल आ गया है जनमानस में और बहुत ज़्यादा उफान हो गया है, स्टीम बहुत भर गई है, तो गांधी और नेहरू को एक स्टीम वॉल्व की तरह, जैसे प्रेशर कुकर की सीटी होती है प्रेशर कुकर में, उस तरह इस्तेमाल किया जाता था। वो लोग एक अजीब सा नॉन वायलेंट सा कुछ ऐसा करवा के मतलब विरोध प्रदर्शन, और उसमें डंडे वंडे पड़ जाते थे लोगों को और वो सेटल डाउन हो जाता। जो जो क्रोध उठता था ना और अंग्रेज़ों के खिलाफ, वो कभी भी इतना बढ़ नहीं पाता था जिससे कि अंग्रेज़ों की जान माल पे कोई आफत आए। तो गांधी और नेहरू वगैरह को भी ये कहीं पता चल गया था कि भगत सिंह जो है इस तरीके का वायलेंट रेवोल्यूशन हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोग समर्थन में नहीं उतरे इनके। और इसी वजह से ये भी कहा गया कि भाई जो भी सज़ा इनको दी जा रही है वो उचित है। अब यहाँ पे भगत सिंह किस हद तक सही थे या नहीं थे मैं नहीं जानता हूँ भाई। मैं पर्सनली तो यही कहूँगा कि सोशलिस्टिक आइडियाज़ बाद में पता चला कि ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे शुरुआत में लग रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आज भगत सिंह जीवित होते हमारे सामने तो उन्हें समझ में आता कि जो सोशलिज़म है वो पूरी तौर पे जब वो इम्प्लीमेंट होता है तो वो किसी को बोलने और किसी तरीके की आज़ादी नहीं देता है जिस तरीके से ये आज़ादी समझ रहे थे। उसमें तो जितने बंदिशें होती हैं और स्वयं की जो एक अपनी जो वास्तविकता है वो तो ख़त्म ही कर देनी होती है। रेवोल्यूशनरी की अपनी ज़िंदगी कोई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज भगत सिंह अगर ज़िंदा होते तो हो सकता है कि वो उनको समझ में आता है कि सोशलिस्टिक रेवोल्यूशन से क्या होता है। अब और भी पढ़ने लायक इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अंग्रेज़ों ने इनको फांसी भी इसीलिए दी थी क्योंकि ये चुपचाप बैठ ही नहीं रहे थे। ये इनका पूरा मकसद ही यही था जाने का जेल, कि हम जेल में जाएंगे और वहाँ से लिखते रहेंगे, अलग अलग राइटर्स को पढ़ेंगे, मार्क्सिस्ट राइटर्स को, रेवोल्यूशनरी राइटर्स को पढ़ेंगे और लिखते रहेंगे, और उससे धीरे धीरे एक कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे। तो अंग्रेज़ों को लगा कि यार ये जो है ना ये चीज़ बहुत लंबी खींचेगी, और अंग्रेज़ डर गया था जिस तरीके से लेनिन ने वहाँ के ज़ार्स को ख़त्म किया था और बिल्कुल सबको मार मूर के एक बोल्शेविक रेवोल्यूशन ले आए थे। तो अंग्रेज़ों को डर लग गया था कि यार ये यहाँ पे अगर करेंगे ये लोग तो फिर तो हम, एक तो हमारी सत्ता भी नहीं रहेगी और जो लोकल थे यहाँ पे राजा महाराजा उनकी भी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा मत तो यही है कि इसीलिए इनको फांसी दी गई थी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को, क्योंकि ये लोग जेल में जाने के बावजूद भी उसी तरीके की बात करते थे, पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाने की बात करते थे और सत्ता को आम जनता में बांट देने की बात करते थे, और चाहे उसके लिए वायलेंस का ही इस्तेमाल करना पड़े। अब ये मेरी फाइंडिंग्स हैं। मैं चाहूँगा कि लोग जो इनसे कुछ और बताना चाहते हैं वो भी, अगर कोई सुनता हो तो ज़रूर बताए मुझे कि हाँ भाई मैं कहाँ पे गलत हूँ या कहाँ पे मैं सही हूँ। वाई एम आई एन एथिस्ट के ऊपर मैं ढेर नहीं बोलूँगा। इसमें इन्होंने ये कहा है, जब इनके ऊपर क्वेश्चन उठाया गया कि ये इनकी गॉड की लीनिंग क्या है, ये प्रेयर क्यों नहीं करते हैं, इनके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आया तो इन्होंने प्रॉपरली लिखा कि हम क्यों उस भगवान में विश्वास नहीं करते हैं जिस भगवान को लोग मानते हैं, और उसके इन्होंने दलीलें भी दी हैं, और वो दलीलें वही हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी की दलीलें होती हैं कि ऐसा कैसा भगवान हो सकता है जिसके देखते हुए उसी के बनाए हुए लोग ऐसे तड़पते हैं और उसी के बनाए हुए दूसरे लोगों के द्वारा। तो इस तरीके की दलीलें इन्होंने इस अपने चैप्टर में बताई हैं, वाई एम आई एथिस्ट में। काफ़ी बड़ा बढ़िया चैप्टर है ये, और इनकी जो दलीलें हैं वो आज भी अगर कोई आप किसी के सामने रखोगे तो कोई उसको खारिज नहीं कर पाएगा। तो मैं कहूँगा कि ये चैप्टर बहुत अच्छा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है इस किताब में। You Mohammedans and Christians, Hindu philosophy shall still linger on to offer another argument. I ask you, what is your answer to the above mentioned question? You don't believe in previous birth like Hindus, you cannot advance the argument of previous misdoings of the apparently quite innocent sufferers. I ask you, why did the omnipotent labor of for 6 days to create the world through the word, each day to say
that all was well. Call him today, show him the past history, make him study the present situation, let us see if he dares to say all is well. तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो सफरिंग है ये भगवान कैसे देख सकता है। तो वो इनका एक आर्ग्यूमेंट है कि ये एथिस्ट क्यों थे। और बस यही मैं कहना चाहूँगा कि मेरी आंखें काफ़ी खुल गई इनके व्यक्तित्व के बारे में जान के, और जो जो ये अचीव करना चाहते थे उस वो इन्होंने क्यों किया, क्यों ये पॉलिटिकल एजिटेशन करते थे, क्यों ये भूख हड़ताल पर बैठ जाते थे, क्यों ये डिमांड करते थे कि मुझे अच्छा खाना मिलना चाहिए, पॉलिटिकल कैदियों को लेबर, हार्ड लेबर नहीं मिलना चाहिए, मतलब मशक्क़त नहीं करने को मिले, उनको अखबार पढ़ने को मिले, उनको लिखने का व्यवस्था हो, उनके पास किताबें हों। तो वो आज समझ में आता है इस किताब को पढ़ के। मैं कहूँगा कि सभी लोग पढ़ें और अच्छा ही लगेगा उन्हें। बस इसके साथ ही मैं ख़त्म करता हूँ इसे। मेरा इस साल की छठी किताब थी ये, और होपफुली मैं इस साल 12 किताब से ज़्यादा ही पढूँ। कोशिश तो यही रहेगी, बाकी भाई पता नहीं कितना कर पाते हैं, वो तो समय बताएगा। चलिए, दैट्स इट, थैंक यू।